1919 पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और ब्रिटिश साम्राज्य अपने शिखर पर था। ऐसा लगता था कि उन पर सूरज कभी नहीं डूबेगा। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि महज 1 साल के अंदर पूरा का पूरा भारत उसी साम्राज्य के खिलाफ उठ खड़ा हुआ? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। हम्म। आज हम जिन स्रोतों को देख रहे हैं वो हमें 1919 से 1922 के इसी तूफानी दौर में ले जाते हैं। अच्छा। ये वो 3 साल थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम का, कह सकते हैं, व्याकरण ही बदल दिया। कहानी एक चिंगारी से शुरू होती है, रॉलेट एक्ट नाम की एक चिंगारी से। और फिर वो जलियांवाला बाग में एक आग बन जाती है। बिल्कुल। और फिर असहयोग आंदोलन के रूप में पूरे देश में फैल जाती है। और यही जुड़ाव शायद सबसे दिलचस्प है, क्योंकि अक्सर इन घटनाओं को हम अलग अलग पढ़ते हैं। हाँ। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की होगी कि ये घटनाएं कैसे एक चेन रिएक्शन का हिस्सा थीं और कैसे इस दौर ने आजादी की लड़ाई को कुछ चुनिंदा लोगों के ड्राइंग रूम से निकालकर हिंदुस्तान की गलियों और खेतों तक पहुंचा दिया। हाँ, चलिए इस पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस कानून से जिसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। हम सब जानते हैं कि रॉलेट एक्ट एक बहुत दमनकारी कानून था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अंग्रेजों को विश्व युद्ध के ठीक बाद, जब उन्हें भारत के सहयोग की उम्मीद थी, ऐसा कानून लाने की जरूरत ही क्यों महसूस हुई? वो किस चीज से डर रहे थे? वो डर रहे थे क्रांति से। देखिए, विश्व युद्ध के दौरान भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां जैसे गदर आंदोलन काफी बढ़ गई थी। अच्छा। अंग्रेजों ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 जैसे सख्त कानूनों से इन्हें दबा तो दिया था, लेकिन ये कानून तो युद्ध के बाद खत्म होने वाला था। ओके। तो उन्हें डर था कि युद्ध के बाद सैनिक बेरोजगार होंगे, आर्थिक संकट आएगा और ये क्रांतिकारी ये फिर से सिर उठाएंगे। तो सर सिडनी रॉलेट की समिति का मकसद इसी खतरे से निपटने के लिए एक स्थायी हथियार तैयार करना था। यानी ये कोई इनाम नहीं था, बल्कि एक तरह की कीमत थी जो भारत को युद्ध में साथ देने के लिए चुकानी पड़ रही थी। बिल्कुल। और इस कानून के प्रावधान तो किसी भी सभ्य समाज के लिए चौंकाने वाले थे। किसी को भी सिर्फ शक के बिना पर गिरफ्तार कर लेना और बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रखना, ये तो नागरिक अधिकारों की सीधी सीधी हत्या थी। बिल्कुल। और सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, इसने हेबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को भी निलंबित कर दिया, जो किसी भी कानूनी व्यवस्था की आत्मा होती है। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी। ये एक साफ संदेश था कि युद्ध के बाद सुधारों की उम्मीद कर रहे भारतीयों को अधिकार नहीं बल्कि और ज्यादा नियंत्रण मिलेगा। एक बहुत बड़ा धोखा था। और इसी धोखे ने गांधी जी को अपना पहला राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने पर मजबूर किया। हाँ, रॉलेट सत्याग्रह। 6 अप्रैल 1919 को देश भर में हड़तालें हुईं, दुकानें बंद हुईं। ये विरोध तो शांतिपूर्ण था, लेकिन सरकार का रवैया बहुत दमनकारी था। दिल्ली और पंजाब में माहौल खास तौर पर तनावपूर्ण हो गया था। हाँ, और इसी तनाव ने अमृतसर की जमीन को एक ज्वालामुखी बना दिया था। रॉलेट एक्ट का विरोध तो पूरे देश में हो रहा था, लेकिन पंजाब में, खासकर अमृतसर में, ये तनाव एक अलग ही स्तर पर पहुंच चुका था। और यहीं पर कहानी उस मोड़ पर आती है जिसे याद करके आज भी रूह कांप जाती है। जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन। लोग अपने स्थानीय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का शांतिपूर्ण विरोध करने बाग में इकट्ठा हुए थे। और उस भीड़ में तो बहुत से लोग ऐसे भी थे जो गांव से बैसाखी का मेला देखने शहर आए थे। हाँ, और बस ये देखने चले गए कि हो क्या रहा है। और उस बाग की बनावट ही एक जाल जैसी थी। चारों तरफ ऊंची दीवारें और बाहर निकलने का बस एक ही तंग सा रास्ता। और ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने उसी रास्ते को बंद करके बिना किसी चेतावनी के अपनी टुकड़ी को गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। 10 मिनट तक? हाँ, लगभग 10 मिनट तक 1650 राउंड गोलियां चली, तब तक जब तक कि सैनिकों के पास गोलियां खत्म नहीं हो गईं। ये सोचना भी कितना मुश्किल है कि एक त्योहार का दिन, एक बाग कैसे कब्रगाह में बदल गया। लोग दीवारों पे चढ़ने की कोशिश में मारे गए, भगदड़ में कुचले गए। और कईयों ने तो जान बचाने के लिए बाग के कुएं में छलांग लगा दी, जो जल्द ही लाशों से भर गया। इस घटना का मनोवैज्ञानिक असर क्या पड़ा होगा पूरे देश पर? इसका असर बहुत बहुत गहरा था। ये सिर्फ मौतों का आंकड़ा नहीं था। सरकारी रिकॉर्ड में 379, लेकिन असल में 1500 से भी ज्यादा। ये विश्वास की हत्या थी। इसने ब्रिटिश न्याय और सभ्यता के नकाब को फाड़कर फेंक दिया। और जब बाद में हंटर कमीशन ने डायर से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया,
तो उसका जवाब तो और भी ज्यादा खौफनाक था। उसने क्या कहा? उसने कहा, मेरा मकसद सिर्फ भीड़ को हटाना नहीं था, बल्कि एक नैतिक प्रभाव पैदा करना था, ताकि पंजाब के मन में दहशत बैठ जाए। अच्छा, यानी ये एक सोची समझी आतंकी कार्रवाई थी। बिल्कुल। और फिर वो हंटर कमीशन की रिपोर्ट, उसने तो जैसे जले पर नमक छिड़क दिया। सही कहा। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि हंटर कमीशन के समानांतर कांग्रेस ने भी अपनी एक जांच समिति बनाई थी। हाँ, जिसमें गांधी जी, मोतीलाल नेहरू जैसे नेता थे। जी, और दोनों रिपोर्टों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ ब्रिटिश रिपोर्ट थी जो पूरी तरह से लीपापोती करने की कोशिश कर रही थी, और दूसरी तरफ कांग्रेस की रिपोर्ट, जो जनता के दर्द की सच्चाई बयान कर रही थी। इसने दो भारत की तस्वीर पेश कर दी, एक आधिकारिक और दूसरी असली। इसी घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड लौटा दी थी। और गांधी जी ने कैसरे हिंद। अब तक जो लोग ब्रिटिश राज में सुधार की उम्मीद कर रहे थे, उनका भी पूरी तरह से मोह भंग हो गया। इस गुस्से और मोह भंग की आग में एक और मुद्दा आकर जुड़ गया, जो भारत से हजारों मील दूर तुर्की में पैदा हुआ था। हाँ, खिलाफत का मुद्दा। इसने आने वाले आंदोलन को एक ऐसी शक्ल दी जिसकी अंग्रेजों ने कल्पना भी नहीं की होगी। बिल्कुल। पहले विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई थी और अंग्रेजों ने वहां के सुल्तान को गद्दी से हटा दिया, जिन्हें दुनिया भर के सुन्नी मुसलमान अपना खलीफा मानते थे, अपना आध्यात्मिक प्रमुख। हाँ, तो भारत के मुसलमानों, खासकर अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली ने इसे इस्लाम पर हमला माना और खलीफा के पद को बचाने के लिए खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। और यहीं पर गांधी जी ने एक बहुत बड़ा मौका देखा। उन्हें लगा कि अगर कांग्रेस, जिसे तब तक मुख्य रूप से हिंदुओं की संस्था माना जाता था, वो मुसलमानों के इस धार्मिक मुद्दे का साथ देती है, तो हिंदू मुस्लिम एकता की एक ऐसी मिसाल कायम होगी जो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला देगी। ये एक साहसिक कदम था। और कुछ हद तक विवादास्पद भी। कई कांग्रेसी नेता एक धार्मिक मुद्दे को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का पक्ष में नहीं थे, लेकिन गांधी जी का मानना था कि ये 100 साल में एक बार मिलने वाला मौका है। और नतीजा ये हुआ कि रॉलेट एक्ट का गुस्सा, जलियांवाला बाग का दर्द और खिलाफत का सवाल, ये तीनों धाराएं मिलकर एक हो गईं और इसी संगम से जन्म हुआ असहयोग आंदोलन का। 1 अगस्त 1920 आंदोलन शुरू हुआ और इसका सिद्धांत बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली था कि अंग्रेज भारत पर इसलिए राज कर पा रहे हैं क्योंकि हम भारतीय उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। अगर हम सहयोग करना बंद कर दें तो ये ढांचा अपने आप ढह जाएगा। और इसका जो कार्यक्रम था, स्कूल, अदालतें, नौकरियां छोड़ना, ये सिर्फ विरोध का तरीका नहीं था, ये ब्रिटिश राज की नींव पर हमला था। सही बात है। गांधी जी ने कहा, इस व्यवस्था को अपनी ऊर्जा देना बंद कर दो। और ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार था। उपाधियां लौटाना, विदेशी कपड़ों की होली जलाना और उनकी जगह चरखा और खादी को अपनाना। हाँ, ये सिर्फ आर्थिक बहिष्कार नहीं था, ये आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की घोषणा थी। और गांधी जी का वो वादा, 1 साल में स्वराज, इसने तो जैसे लोगों में बिजली भर दी थी। अरे बिल्कुल, आंदोलन को जो समर्थन मिला वो अभूतपूर्व था। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास जैसे देश के सबसे बड़े वकीलों ने अपनी हजारों की प्रैक्टिस छोड़ दी। हजारों छात्रों ने स्कूल कॉलेज का बहिष्कार कर दिया। और जो सबसे क्रांतिकारी बात हुई वो थी महिलाओं की भागीदारी। पहली बार महिलाएं पर्दा और घर की दहलीज लांघकर सड़कों पर उतरी, धरनों में शामिल हुई। अच्छा। उन्होंने तिलक स्वराज फंड के लिए अपने गहने तक दान कर दिए। उस फंड में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा हुए, जो उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी। वाकई ये सच में जनता की राजनीति की शुरुआत थी। 1921 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए तो उनका स्वागत खाली सड़कों और देशव्यापी हड़तालों से हुआ। ये ब्रिटिश सत्ता को सीधी चुनौती थी। तो आंदोलन अपने चरम पर था, हर तरफ जोश था, ऐसा लग रहा था कि मंजिल बस करीब ही है। लेकिन फिर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चौरी चौरा में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा में लोग एक जुलूस निकाल रहे थे। पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई और गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। हाँ, गांधी जी इस हिंसा की खबर से स्तब्ध रह गए। उनका मानना था कि देश अभी अहिंसक सत्याग्रह के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। और अगर आंदोलन हिंसक हुआ तो सरकार को उसे बेरहमी से कुचलने का बहाना मिल जाएगा। बिल्कुल। और इसी एक घटना के आधार पर 12 फरवरी 1922 को उन्होंने इतना बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन वापस ले लिया। जब आंदोलन इस तरह अचानक रोक दिया गया तो लोगों में जबरदस्त निराशा हुई होगी। मतलब क्या उस वक्त इसे एक बड़ी नाकामी के तौर पर देखा गया? हाँ बिल्कुल, लगभग सभी बड़े नेता,
मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय गांधी जी के इस फैसले से सख्त नाराज थे। मोतीलाल नेहरू का वो मशहूर कथन है, अगर कन्याकुमारी के एक गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया तो इसकी सजा हिमालय के एक गांव को क्यों मिलनी चाहिए। सही बात है। सुभाष चंद्र बोस ने इसे राष्ट्रीय दुर्भाग्य कहा। लोगों का जोश ठंडा पड़ गया और फिर मार्च 1922 में गांधी जी को भी गिरफ्तार कर 6 साल की सजा सुना दी गई। ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। तो इन सब घटनाओं का सार क्या है? अगर आंदोलन अपने लक्ष्य 1 साल में स्वराज को हासिल नहीं कर पाया और अचानक खत्म हो गया, तो क्या हम इसे एक विफलता माने? तात्कालिक रूप से देखें तो शायद हाँ, लेकिन दूरगामी नजरिए से ये स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक था। कैसे? इसने पहली बार पूरे देश को राजनीतिक रूप से जागृत किया। कांग्रेस अब कुछ पढ़े लिखे लोगों की डिबेटिंग सोसाइटी नहीं रही, वो एक जन संगठन बन गई जिसकी जड़ें गांव और कस्बों तक पहुंच गईं। और इसने अंग्रेजों के मन में बैठा ये भ्रम भी तोड़ दिया कि उनका राज हमेशा रहेगा। बिल्कुल, लोगों के मन से जेल जाने और लाठियां खाने का डर निकल गया। स्वराज, स्वदेशी, सत्याग्रह ये शब्द अब सिर्फ राजनीतिक शब्दकोश का हिस्सा नहीं थे, बल्कि घर घर की भाषा बन गए थे। एक तरह से भविष्य के बड़े आंदोलनों के लिए एक ड्रेस रिहर्सल जैसा था। हाँ, कह सकते हैं। इसने सिखाया कि एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए अनुशासन और अहिंसा का प्रशिक्षण कितना जरूरी है। और भले ही हिंदू मुस्लिम एकता लंबे समय तक कायम नहीं रह सकी, लेकिन उस दौर में उसने ये दिखा दिया था कि जब भारतीय एकजुट होते हैं तो वे क्या कर सकते हैं। इसने आने वाली पीढ़ी के लिए संघर्ष की एक नई जमीन तैयार कर दी। ये बात तो सच है। इसने लड़ाई का तरीका और पैमाना दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी सिलसिले में एक आखिरी दिलचस्प बात है। जब मार्च 1922 में गांधी जी पर राजद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई, हाँ? तो जज सीएन ब्रूमफील्ड ने अपना फैसला सुनाते हुए एक बहुत ही अजीब बात कही। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने गांधी जी से कहा, कानून की नज़र में आपको सजा देना मेरा कर्तव्य है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं आपको एक महान देशभक्त और नेता के रूप में देखता हूं। अरे? और उन्होंने आगे कहा, यदि भारत की घटनाएं सरकार के लिए इन वर्षों में आपकी सजा कम करना संभव बनाती हैं, तो मुझसे ज्यादा कोई खुश नहीं होगा। ये तो बहुत ही असाधारण बात है। मतलब जो जज सजा दे रहा है वही उस व्यक्ति के नैतिक कद के सामने सिर भी झुका रहा है। हाँ, ये बात उपनिवेशक और उपनिवेश की जनता के बीच के उस जटिल रिश्ते के बारे में क्या बताती है। जब एक विद्रोही को सजा देने वाला जज भी उसके नैतिक अधिकार को स्वीकार करने पर मजबूर हो जाए, तो ये किस तरह की शक्ति का प्रदर्शन है। शायद असली स्वराज की नींव इसी नैतिक शक्ति में छिपी थी। इस पर विचार किया जा सकता है।